हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ जब भी कोई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है, अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट आता है तो लोग उसको काफ़ी संख्या में अप्लाई करते हैं, इन्वेस्टर भी काफ़ी संख्या में अप्लाई करते हैं। बट जो फर्स्ट कमर है, चाहे वो सेकेंड टाइम कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड टाइम कर रहे हैं, चाहे कोई फोर्थ टाइम अप्लाई कर रहा है, उसका नहीं निकला, हमेशा लोगों में कोई ना कोई कन्फ्यूज़न बनी रहती है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को लेके। टाइम टाइम पे अपडेट आते रहते हैं लेकिन लोगों में फिर भी क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ को लेके। तो मुझे लगा क्यों ना सबसे पहले आपको इस चीज़ की क्लैरिटी दी जाए। तो मैं आज के वीडियो में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 जो हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई थी उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको पॉलिसी के बारे में पता हो फिर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्या पता कोई नया पॉइंट आपको मिल जाए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसको हम दो पार्ट में बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं पॉलिसी के बारे में पूरा बता दूंगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। सेकंड पार्ट में, क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉल अटेंड करता हूं लोगों की जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो काफ़ी लोगों के काफ़ी तरह के सवाल आते हैं, तो मैंने वो सारे सवाल कलेक्ट कर लिए। मेरे को भी पता है कि कौन कौन से सवाल लोगों के मन में, और कुछ सवाल मेरे पास भी हैं, तो मैंने सबके सवाल और जवाब रेडी कर लिए हैं। तो वीडियो के पार्ट 2 में हम इससे जुड़े सवाल जो जवाब हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। आज हम इस अफोर्डेबल हाउसिंग जो पॉलिसी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में आई थी। 2015 से 14-15 से इसमें फ्लैट बनने शुरू हो गए थे। 19 में पहली बार डिलीवर हुए थे इसमें जो फ्लैट जो बने थे, और तब से लेके अब तक काफ़ी लाइसेंस आ चुके हैं, काफ़ी लोगों ने अप्लाई कर दिया है, नए नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं। मेरे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग गुड़गांव और सोना में और मानेसर के एरिया में मिला के अब तक जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, गुड़गांव, सोना, मानेसर के एरिया में अब तक 103 लाइसेंस सरकार की तरफ से अफोर्डेबल के दिए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप, मुझे लगता है कि 60-70 के करीब प्रोजेक्ट आ चुके हैं और इतने ही प्रोजेक्ट और आने हैं। 103 मैंने बताया, तो 30-40 प्रोजेक्ट और आने हैं। तो कोई ये कहता है कि ये लास्ट है, इस जल्दी भर लो, तो ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, अच्छी लोकेशन का, अच्छी कोई कंपनी का, अच्छा कोई नामी बिल्डर है तो उसमें आप अप्लाई कर लेना। इसके बारे में मैं बता देता हूँ। दरअसल ये पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट की है और हरियाणा में ही ज़्यादातर ये अफोर्डेबल फ्लैट्स आते हैं, गुड़गांव में खास तौर पे। बट हरियाणा के लोगों को इसकी सबसे कम जानकारी है, सबसे कम अवेयरनेस हरियाणा के लोगों में है। तो हरियाणा के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स का जो सर्कल है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसमें वीडियो शेयर करें। उन्हें बताएं कि इस तरह की पॉलिसी है जिसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट जो है 15 से 28 लाख रुपए में आपको मिल जाता है। तो इतने सस्ते फ्लैट आपको शायद आपके शहर में, आप करनाल से हो, रोहतक से हो, सिरसा से हो, भिवानी से हो, हिसार से हो, चाहे हमारे ये टोहाना की तरफ के हों, दादरी की तरफ के हों, इनको भी आपके शहर में मुझे पता है कि ये इतने सस्ते प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, इतने सस्ते फ्लैट नहीं मिलेंगे। तो इस पॉलिसी को आप समझ लें, जो मैं बताने जा रहा हूँ पॉइंट, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम पॉलिसी के जो मेन पॉइंट है वो जान लेते हैं। इस पॉलिसी को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप डिटेल में भी इस पॉलिसी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये 2013 में आई थी ये पॉलिसी, और इसमें 2 BHK, 1 BHK और 3 BHK जो फ्लैट्स हैं वो निकाले गए थे। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि शायद ये BPL की तरह फ्लैट होंगे, तो लोगों ने कम इंटरेस्ट दिखाया था। बट 2019 में, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम जब इनकी डिलीवरी हुई तो लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़ा और इन्वेस्टर को भी दिखा कि इसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा है। एक सच जो शायद आपसे सब छुपाते हैं वो मैं आपको बता दूँ, इसको अफोर्डेबल को बहुत ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें एक तो ब्रोकरेज भी कम मिलता है ब्रोकर को, बिल्डर को भी मुनाफा कम होता है। अगर इसको प्रमोट ढंग से किया जाने लगे तो लोग लग्जरी छोड़ के अफोर्डेबल में ही ज़्यादातर अप्लाई करने लगेंगे। इसमें जो फ्लैट है वो ड्रॉ से निकलते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जो TCP की वेबसाइट है उस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। फिर उस अप्लाई करने के साथ आपको 590 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस लगानी पड़ती है, और जो फ्लैट की कीमत है, आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसका 5% आपको एप्लीकेशन के साथ ऑनलाइन पे करना पड़ता है। उसके बाद ड्रॉ निकलता है, ड्रॉ में आपका जो नाम निकल जाता है तो आपको फ्लैट मिल जाता है, वरना आपके पैसे वापस हो जाते हैं। और एक बार में एक ही आदमी अप्लाई कर सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ एक एंटिटी माने जाते हैं, और वो एक बार ही अगर उनका निकल जाता है तो वो एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके पास हरियाणा में, दिल्ली में, एनसीआर में और चंडीगढ़ में कोई प्रॉपर्टी है हुडा के सेक्टर में, या फिर इस पॉलिसी की कैटेगरी 1 और कैटेगरी जो 2 है उसमें जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना है उसकी जो सरकार लिस्ट बनाती है आपके शहर की, आपके स्टेट की, उसमें जो लोग होते हैं उस लिस्ट में जो शामिल होते हैं वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आते हैं। वो कह सकते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं मुख्यतः। तो वो लोग तो इसमें अप्लाई करते नहीं है। मुख्यतः इसमें जो मेन है कैटेगरी 3 के लोग अप्लाई करते हैं, जिनका हरियाणा में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में जिनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या जिनकी प्रॉपर्टी तो है लेकिन उनकी कोई हुडा सेक्टर में किसी लाइसेंस कॉलोनी में प्रॉपर्टी नहीं है। हो सकता है कच्ची कॉलोनी में आपकी प्रॉपर्टी हो तब भी आप कैटेगरी 3 में आएंगे, आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो तब भी आप कैटेगरी 3 में आएंगे, आपकी गांव में कोई प्रॉपर्टी हो, गांव की जमीन हो, गांव का घर हो, तब भी आप कैटेगरी 3 में आएंगे। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन था कैटेगरी 3 को लेकर, कैटेगरी 4 को लेकर, वो मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। कैटेगरी 4 में बता चुका हूँ, दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़ में जिनकी हुडा के सेक्टर में या लाइसेंस कॉलोनी में प्रॉपर्टी है वो कैटेगरी 4 में आते हैं। इसमें मान लीजिए अगर आपके बच्चे 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो एक अलग एंटिटी है, आप उनके नाम पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने मदर और फादर के नाम पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके नाम की कोई प्रॉपर्टी है। हो सकता है आपकी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी हो और आपके नाम पे ना हो, तब भी आप दोनों मिलके एक ही एंटिटी माने जाएंगे, इसलिए आपको उसमें अप्लाई करेंगे तो कैटेगरी 4 में ही काउंट किया जाएगा। और इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, आपको गुड़गांव जाके बिल्डर के ऑफिस में जमा करने की जरूरत नहीं है। अपनी एप्लीकेशन पहले से होता था, टीसी की वेबसाइट जैसे मैंने बताया, टीसीपी की जो वेबसाइट है उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप उसको देख के आराम से खुद भी भर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन आती है, आपको कोई परेशानी आती है, आपको कोई झिझक है भरने में, तो स्क्रीन पे आप एक नंबर देख रहे होंगे, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में जो भी प्रोजेक्ट निकलता है उसमें अप्लाई करवाने आपकी पूरी मदद करेंगे। उसमें एफिडेविट लगता है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और एक एफिडेविट लगता है जो बिल्डर इशू करता है, जिसमें आपको बताना होता है, अंडरटेकिंग देनी होती है कि आप कैटेगरी 3 में आते हैं, कैटेगरी 4 में आते हैं। लोन की जहां तक बात करते हैं, इसमें लोन भी आसानी से मिल जाता है। 70 से 80% तक आपको लोन भी मिल जाता है। इसमें जो पेमेंट जो करनी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5% एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करते हैं तब आपका उसमें निकल आया, तो उसके बाद आपको 20% पेमेंट करनी पड़ती है। और फिर आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है। ये जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको इसमें पेमेंट करनी पड़ती है। 3 साल में पेमेंट करती है। हर 6 महीने में 12.5% की किस्त जो है आपको देनी होती है इस प्रोजेक्ट में। तो पेमेंट का भी आपको क्लियर हो गया, पेमेंट का भी बोझ नहीं पड़ता, आपका लोन भी आसानी से हो जाता है। ठीक है। और प्रोजेक्ट ये आते रहते हैं, आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। हम अब तक हजारों लोगों का अफोर्डेबल में अप्लाई करा चुके हैं, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास टीम है, वो आपका अप्लाई कराने में पूरी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों। मोस्टली ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के फ्लैट्स हैं वो गुड़गांव में आते हैं, कभी कभी फरीदाबाद में आ जाते हैं, करनाल में आ जाते हैं, बहादुरगढ़ में आ जाते हैं, सोनीपत में आ जाते हैं। बट इसमें 90% आपको गुड़गांव में, सोना में, पटौदी में और द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही देखने को मिलेंगे ये फ्लैट। इसमें सरकार ने जो है प्राइस भी फिक्स करा हुआ है। कोई भी बिल्डर 4200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता। और बालकनी का साइज भी इसमें फिक्स करा हुआ है और प्राइस भी फिक्स करा हुआ है। बालकनी का जो साइज है वो 100 स्क्वायर फीट का होगा और जो बिल्डर है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता। उसके बाद बिल्डर 200 स्क्वायर फीट की भी आपको अगर बालकनी बना के देता है, बट उसको 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का वो आपसे चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और बता देता हूँ, इसमें जो प्रोजेक्ट आता है उसमें पहले 4% कमर्शियल स्पेस होता था, बट बिल्डर की सहूलियत के लिए, बिल्डर को क्योंकि इसमें मुनाफा कम होता है, उसको कमर्शियल स्पेस को बढ़ा के 8% कर दिया गया है। एक जो इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात होती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की, वो होती है माइवन कंस्ट्रक्शन। दोस्तों नॉर्मल जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ईंट से बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं और फिर प्लास्टर होता है, फिर उस पर पेंट होता है। ये जो है माइवन कंस्ट्रक्शन मलेशिया की कंपनी थी, उसने इस टेक्निक का आविष्कार किया था। माइवन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें जो कंक्रीट की दीवारें बनती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दीवारें, उसमें आप अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, बट ये बहुत मजबूत होती है, इसमें सीलन आदि नहीं आती है और एक बार इसमें जो बन जाता है मकान तो वो सालों साल चलता है। दोस्तों मैंने माइवन कंस्ट्रक्शन का आपको बता दिया है, आगे मैं और बता देता हूँ। दोस्तों इसमें जो साइज है वो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ है। इसमें कारपेट एरिया जो है 300 स्क्वायर फीट से कम नहीं हो सकता। 1 BHK में कम से कम 300 स्क्वायर फीट उसको देना पड़ेगा।
और मैक्सिमम जो इसमें कारपेट एरिया है वो 645 का है, उससे ज़्यादा बिल्डर इसमें आपको कारपेट एरिया नहीं दे सकता। 100 स्क्वायर फीट की आपको बालकनी मिल जाती है, तो 750 स्क्वायर फीट 3 BHK आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, 400 स्क्वायर फीट का 425 स्क्वायर फीट का आपको 1 BHK मिल जाता है, और आपको 645 सुपर एरिया का आपको 2 BHK मिल जाता है। अब इसमें पार्किंग को लेके भी काफ़ी इशू था। पहले था इसमें 2 व्हीलर की पार्किंग मिलती थी, बट गवर्नमेंट ने सोचा था कि जो 2 व्हीलर अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मकान है, बट उसके बाद अब कार बहुत आम हो चुकी है, तो इसमें कार पार्किंग का प्रोविज़न हो गया है। कार पार्किंग के लिए भी बिल्डर जो है एक फिक्स अमाउंट करा हुआ है सरकार ने, बट वो फिक्स अमाउंट के हिसाब से चार्ज नहीं होता, पर्दे के पीछे वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है। ऑब्वियसली उसे 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज करने चाहिए, पर मैंने सुना है वो 4-4 लाख रुपए तक कार पार्किंग के नाम पे आपसे चार्ज कर लेते हैं, जो ठीक बात नहीं है। पेमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन जब आप लगाते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए 5% देना पड़ता है। 15 दिन के अंदर जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है, जब आपको 20% देना पड़ता है, फिर आपको 12.5% की जो किस्त है हर 6 महीने में देनी पड़ती हैं। ये मोटी मोटी पॉलिसी की कुछ चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे और बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं। पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होता है, और रेरा नंबर लेने के बाद ही ये प्रोजेक्ट है जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, और उसके बाद ही ये पब्लिक इसमें अप्लाई कर सकती है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं कि कौन सा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आया, तो आप टीसीपी की जो वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं, या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी मदद कर देंगे। हरियाणा वालों से गुजारिश करूंगा, इस पॉलिसी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अफोर्डेबल में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि भविष्य का शहर गुड़गांव है, और हरियाणा वालों का ही अगर प्रॉपर्टी गुड़गांव में नहीं होगी तो वो मुंबई वालों की तरह हाल होगा। जैसे आज मुंबई वाले जो वहाँ के लोकल मराठी हैं वो कहते हैं मुंबई में हमारा स्टेक नहीं है, आप भी कल को कहोगे कि हमारा यहाँ कोई स्टेक नहीं है। आप प्रॉपर्टी बना लोगे यहाँ पर तो आपको भी लगेगा हाँ आपका स्टेक है, आपका शहर है, आपके स्टेट का ये शहर है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर करें। हरियाणा के लोगों को मेरी खास तौर से गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं। इन्वेस्टर ना एंड यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जाएं, इन्वेस्ट करें। कल को आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी करने के लिए भिवानी में तो रुकेंगे नहीं, हिसार में तो रुकेंगे नहीं, सिरसा में तो रुकेंगे नहीं, फतेहाबाद में तो रुकेंगे नहीं, यमुनानगर में तो रुकेंगे नहीं, रोहतक में, झज्जर में तो रुकेंगे नहीं, जाएंगे वो गुड़गांव या पुणे या फिर बेंगलोर। तो गुड़गांव में जाएंगे, गुड़गांव में आपके पास अगर अपना घर होगा तो आसानी से वो नौकरी कर सकेंगे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप आज उनके लिए इन्वेस्ट कर देंगे 28 लाख में, तो कल को वो सुकून से नौकरी कर सकते हैं। और 3-4 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट मिलेगा, हो सकता है इसका प्राइस डबल और ट्रिपल हो जाए, तब आप एक बड़ा उसको बेच के कुछ पैसे और लगा के एक अच्छा फ्लैट अपने बच्चों को दे सकते हैं, या आप खुद भी शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक अजम्पशन बता रहा हूँ, आप ऐसा कर भी सकते हैं। आप इन्वेस्टर के तौर पे भी यहाँ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आपको 3.5 से 4 साल में मिल जाता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री की 1 साल के बाद आप इसको बेच सकते हैं, 1 साल से पहले आप इसको बेच नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके कुछ क्लॉज हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी सरल शब्दों में, आसान भाषा में इस चैनल पर बताई जाती है। अगर आपको लगता है कंटेंट काम का है, आपको ये कंटेंट ठीक लग रहा है, तो चैनल को आप लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल है, आपके काम का नहीं है, तो लाइक ना करें, आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में कोई बताता नहीं है। इसको लेकर बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई ज़्यादा जाती हैं, बताई कम जाती हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं रियल एस्टेट की जानकारी पहुँचाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों, और वो एजुकेट होंगे तो एक सही डिसीजन ले पाएंगे, वो सही प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। मैं मोस्टली हरियाणा गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं जिनसे सही रेट में प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो भी बताता रहता हूँ। डीडीए के बारे में बताता रहता हूँ। इसके बाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो हुडा लेके आता है रेजिडेंशियल प्लॉट ऑक्शन में, उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। HSIDC के जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आते हैं उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। हमारे पुराने सब्सक्राइबर जो इसको देख रहे हैं उनको भली भांति इस चीज़ का पता होगा। दोस्तों, आगे पॉलिसी पे बात करते हैं। पॉलिसी के बारे में और बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों, जिन लोगों का ड्रॉ निकल जाता है उसके बाद 25% लोगों का वेटिंग लिस्ट में रख लिया जाता है नाम, कि अगर कोई कैंसिल कराएगा तो उसमें से उनको आगे वो फ्लैट उनके नाम कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें उस 25% में
अपना नाम रखवाना तो रखवा सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको उसमें से नाम हटवाना है तो आप नाम हटवा लेंगे और आपके पैसे वापस आ जाएंगे। जब आपके नाम का ड्रॉ निकल जाता है, आपका फ्लैट निकल जाता है, लेकिन आप उसको सरेंडर करना चाहें तो बिल्डर 25,000 रुपये काट लेता है। इसके जो पॉलिसी के मैं बता रहा हूँ आगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया है लेकिन उसकी डेट क्लोज नहीं हुई है, फिर आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा, पैसे नहीं कटेंगे, बट जो पेमेंट है आपकी वो ड्रॉ निकलने के बाद आएगी। अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर आप अपने फ्लैट को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपके 25,000 रुपये और 1% जो फ्लैट की कॉस्ट है वो काट लिए जाएंगे। अगर 1 साल के बाद आप ऐसा करते हैं तो 25,000 रुपये काटे जाएंगे, साथ में फ्लैट की जो कॉस्ट है उसका 3% आपका काट लिया जाएगा, बाकी पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। बता चुका हूं मैं 5 साल तक इसको आप बेच नहीं सकते हैं। 4 साल के बाद रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के 1 साल बाद बेच सकते हैं, वो 5 साल हो जाता है। कई बिल्डर ऐसे होते हैं जो थोड़े नए नए इस फील्ड में आते हैं, वो जल्दी से बना के नहीं देते, कई वजह से डिले हो जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन बिल्डर के पास जो पैसा आता है इन प्रोजेक्ट्स का, उसका 15% बैंक गारंटी के तौर पे अपने पास रख लेती है, ताकि कल को भागे या कुछ करे तो गवर्नमेंट कोई दूसरा प्रोविजन करके इस प्रोजेक्ट को, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो उनको पूरा जरूर करे। अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा कर देता है तो गवर्नमेंट जो है, जो बैंक गारंटी जमा करी थी उसका जो 10% है वो 5 साल के बाद वापस करते हैं, क्योंकि बीच में 5 साल तक मेंटेनेंस वगैरह का बिल्डर चार्ज नहीं कर सकते। बट आप जो सर्विस वहाँ अवेल कर रहे हैं, जैसे चौकीदार की, जैसे कोई कूड़ा उठाने आ रहा है, कोई सफाई की, मेंटेनेंस की, उसके लिए तो आपको देना पड़ता है। इसमें जीएसटी आपको देना पड़ता है, जीएसटी लगता है इस पे, फ्लैट पे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 साल के अंदर आप कोई जीपीए करके इस प्रॉपर्टी को बेच दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए, फाइन लगेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की एक सबसे खास बात यह है कि इसमें जब आप अप्लाई करते हैं, आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोन आप लेंगे उसमें 2,67,000 रुपये तक की आपको छूट भी मिल जाती है। तो अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, उसकी ज़्यादा डिटेल आप किसी बैंक वाले से पता कर सकते हैं, PMAY बोलते हैं इसको। इसमें आपको छूट कैसे मिलती है दोस्तों, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में आपको बता चुका हूँ, रिफंड का मैं आपको बता चुका हूँ, लोन का आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये मोटा मोटा मैंने आपको पॉलिसी के बारे में बता दिया। अब आप डिटेल में पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा उस पॉलिसी का, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसके पार्ट 2 में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी से जुड़े जितने भी सवाल होंगे हम उनको लेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। अगर आपका भी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को लेकर कोई सवाल है, आपकी कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके सवालों को लेकर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को देखें। आपके मन में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को लेकर किसी भी तरह का कोई सवाल है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम अगले वीडियो में आपके जो सवाल हैं वो लेंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को लेकर कोई कंफ्यूजन न रह जाए। और जो कोई कंफ्यूजन, जब आप अगली बार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में किसी फ्लैट में अप्लाई करें तो आपको पूरी क्लैरिटी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।